हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो वी आर डूइंग यूपीएससी प्रीलिम्स एक्स्ट्रा एज सीरीज। हमने इसमें पहले पॉलिटी वाला सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है और हमारे 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। हमने स्टार्ट किया था जो आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स है उसको डिटेल में डिस्कस किया है। प्रीलिम्स में इस टॉपिक में से बड़े क्वेश्चन आते हैं और जो नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था पॉलिटी में प्रीलिम्स में 3 टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक फंडामेंटल राइट्स वाला, एक पार्लियामेंट का टॉपिक और एक जुडिशरी वाला टॉपिक। तो हम इन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। हम बाकी टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। आपका पूरा का पूरा पॉलिटी का सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स कवर हो जाएगा इन दिस एक्स्ट्रा एज सीरीज। हमने ये डिटेल में डिस्कस कर लिया है। लेक्चर नंबर 5, 6, 7 इसी से रिलेटेड हैं और इससे पहले जो लेक्चर 1 to 4 हैं, 1, 2, 3 एंड 4, इसमें हमने बहुत सारी और चीजें डिस्कस की हैं, जैसे कि बेसिक्स ऑफ पॉलिटी, जिसने आपका बेस सेट कर दिया था। उसके बाद हम ये टॉपिक्स कर रहे हैं और ट्राई टू इंश्योर इन लेक्चर्स को 1 से लेके लास्ट तक लगाते रहें ताकि आपका जो सब्जेक्ट है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर हो जाए। मैं पॉलिटी को आपको फैक्चुअल तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग यू इन द सेंस दैट कि आपको इसका एनालिटिकल एस्पेक्ट भी पता लगता रहे, क्योंकि यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है वो बोथ फैक्चुअल भी होते हैं प्रीलिम्स में और एनालिटिकल भी होते हैं। हर फैक्ट को आप याद नहीं कर पाओगे, पर आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग है सब्जेक्ट को लेके तो यू विल बी एबल टू मार्क द क्वेश्चन करेक्ट। तो हम इन 2 एस्पेक्ट में पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं। और एक चीज और है कि अगर हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं, ट्राई टू इंश्योर वन थिंग कि आप इसके एमसीक्यूज करते रहें। आपके जो सिविल विद आकाश टेलीग्राम चैनल है उस पर डेली पॉलिटी के एमसीक्यूज अपलोड किए जाते हैं। ट्राई टू सॉल्व दीज एमसीक्यूज। और हम क्लासेस में भी अब पीवाईक्यू लेना स्टार्ट कर देंगे। कल से हम पीवाईक्यूज भी इन्वॉल्व करेंगे ताकि आपकी क्लास में ही रिवीजन होती रहे। और ये इंश्योर करो कि आप लेक्चर्स को पैसिवली मत देखो, एक्टिवली नोटबुक उठाओ और पॉइंट्स को जॉट डाउन करते रहो। और जो आपके नोट्स पहले बने हुए हैं या जो बुक जो भी आपने रेफर की है उसको साथ में उठा के पढ़ते रहें ताकि चीजें एक्टिवली रिवाइज हो जाएं। इसका पर्पस सीरीज का एक ही है कि आपकी जो रिवीजन है इन लास्ट 90 डेज में अच्छे से हो जाए। एंड वी विल बी कवरिंग अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। पॉलिटी के बाद हिस्ट्री, इकोनॉमी, सारे सब्जेक्ट कवर होंगे आपके, बट मेक श्योर कि आप इनको रेगुलरली देखते रहें। लेक्चर्स आर अवेलेबल 5:30 AM और इंश्योर करें कि आप इसको लाइव ही देखें ताकि आपका 5:30 पे डिसिप्लिन बन जाए सुबह उठ के। इसी का पर्पस है सीरीज का। रिवीजन एट 5:30 AM डेली इन द मॉर्निंग वो आपको करना पड़ेगा। और प्रीलिम्स को करने का एक ही तरीका है, आपका स्टैटिक पोर्शन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। एक डिबेट रहती है कि क्या करें हम, बच्चे पूछ भी रहे थे कि स्टैटिक पे फोकस करें या करंट अफेयर्स पे। उसको मैं बोल देता हूं डायनामिक, पर यहां मैं लिख रहा हूं करंट अफेयर्स। तो एक चीज समझ ले, अगर आपका बेस बड़ा स्ट्रांग है, स्टैटिक बड़ा स्ट्रांग है, तो इसकी वेटेज है 80%, प्री में भी और मेंस में भी। करंट अफेयर्स बस 20% रोल प्ले करते हैं। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं नहीं, वो कभी करंट अफेयर्स के कारण नहीं रहेगी। वो रहेगी तो आपके बेसिक पार्ट जो स्टैटिक पार्ट है, अगर आपका वो वीक है। और अगर स्टैटिक स्ट्रांग है देन यू कैन अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स इफेक्टिवली और करंट अफेयर्स को फिर पढ़ना भी आसान हो जाता है। तो फोकस करें कि आपका स्टैटिक स्ट्रांग हो। और स्टैटिक में भी 2 सब्जेक्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एक है पॉलिटी और एक है इकोनॉमी। अगर मैं बोलूं, अगर आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, इनको इतना स्ट्रांग कर लो कि जो 60 मार्क्स का पेपर आता है यू कैन इजिली स्कोर 55 मार्क्स। अगर आप 2-3 गलतियां भी कर दें, 1-2 गलतियां वो माफ कर दें तो 55 मार्क्स आ जाएंगे। अगर और भी सिली मिस्टेक हो जाए तो 52 के अराउंड नंबर आ जाते हैं। और आजकल कट ऑफ जा रही है कितनी, लेस देन 100। अगर मान लो 90 भी जा रही है तो यू कैन स्कोर 50 मार्क्स फ्रॉम पॉलिटी एंड इकोनॉमी। बाकी में से 40 आप स्कोर कर सकते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स। तो ट्राई करें पॉलिटी और इकोनॉमी पे इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कमांड हो कि आपकी वहां एरर ना हो। जिस बच्चे की पॉलिटी और इकोनॉमी में एरर बढ़ जाती हैं उनका वैसे ही कट ऑफ क्लियर का चांसेस कम हो जाता है। और पॉलिटी में आपको लगता होगा आपको आता है, पर वो गलतियां ना हो वहां जाके, इसलिए इंश्योर करना है कि उसको अच्छे से पढ़ा जाए। और इकोनॉमिक्स में भी गलतियां ना हो। इन दोनों सब्जेक्ट पे टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कमांड होना बड़ा जरूरी है। अब आता है नेक्स्ट, हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्लियामेंट का टॉपिक। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। कोई भी प्रीलिम्स को लेके, यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स को लेके कोई डाउट है तो यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन कि ये नहीं हो रहा है, कैसे करना है, कहां से सोर्स फॉलो करें, कौन से एमसीक्यू कितने सॉल्व करें, जो भी डाउट आपको आ रहा है। और यू कैन मेंशन आल्सो आस्क द डाउट्स ऑन
बाय कॉलिंग ऑन जो सिविल विकास चाणक्य IAS है वहां पे कॉल करें। हम चंडीगढ़ में सेक्टर 25 में हमारा इंस्टीट्यूट है, तो यू कैन कम हियर और वैसे फोन पे पूछें ताकि आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में कोई भी परेशानी ना हो। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्लियामेंट के टॉपिक से। अब पार्लियामेंट के टॉपिक पे हमें एक चीज पहले ये समझ लेनी है कि संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 79, आर्टिकल 79, या हम पहले ये करते हैं कि कौन से पार्ट में है, फिर हम उस स्टेप से आगे बढ़ेंगे। तो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद दिस हमारा पार्लियामेंट। जैसे पार्ट 4 था ना DPSP, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, फिर आता है पार्ट 5, इट डील्स विद द पार्लियामेंट थिंग। और पार्लियामेंट को लेके अगर हम देखें इसके प्रोविजंस को लेके कि कहां कहां पे आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है आर्टिकल 79 टू 122। इन आर्टिकल्स में पार्लियामेंट को लेके चीजें लिखी हुई हैं, आर्टिकल 79 टू आर्टिकल 122। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब हम पढ़ रहे हैं, पहले ये तो समझेंगे ना व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तभी चीजें समझ में आएंगी। तो बाद में इसकी निटी-ग्रिटी से हम जाएं, उसको डील करने से पहले समझते हैं व्हाई इंडिया ऑप्टेड फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ parliamentary system. These two questions becomes very important. Features of parliamentary form of government. इन दोनों को डील कर लेते हैं। अब पहले करते हैं क्या फीचर्स हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, फिर समझ में आएगा कि इंडिया ने इसको अडॉप्ट क्यों किया। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट समझनी है तो आप ये समझ लें, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है इसका मेन फीचर है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए इसका नाम और क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसका एक और नाम है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसका एक और नाम है दैट इज वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जगह है ब्रिटेन में, वहां पे उनके पार्लियामेंट सिचुएटेड है, तो बोल देते हैं वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्योंकि यहां पे डिसीजन कौन लेता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, कैबिनेट, तो बोल देते हैं कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके अलग अलग नाम हैं, तो आपको कोई बोले कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, समझ में आ रहा है, वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वही है, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वही है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वही है, क्योंकि इसका जो कोर फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म का वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी वर्ड आता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो दीज फोर आर द different type names nomenclature for the same form of government, that is parliamentary form of government। अब जब parliamentary form of government है, इसके जो की फीचर्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला आता है क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारा जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होता है ये सेपरेट नहीं होता है, इसकी पावर्स क्या होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं, तभी बोल देते हैं दैट इज देयर इज अ काइंड ऑफ अ फ्यूजन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि इसका फ्यूजन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट। अब इसमें पहला फीचर लिखें जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का है, तो राइट डाउन फर्स्ट फीचर। अब इसमें पहला जो फीचर है दैट इज कॉल्ड एज द नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तो हम इसको बस ये ध्यान में रखना, जो हमने पहले पिक्चर बनाई है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कोर फिलॉसफी को बता देती है। इसके अंदर जो पहला फीचर आता है वो आता है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। मतलब इंडिया में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन सा है, प्रेसिडेंट, रियल कौन सा है, प्राइम मिनिस्टर। तो इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक प्रेसिडेंट होंगे जो क्या होते हैं नॉमिनल, रियल पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास। पर in case of presidential form of government you have only one kind of executive, that is president of United States of America। वहां का एक ही एग्जीक्यूटिव है, कोई नॉमिनल कोई रियल का आइडिया नहीं है, एक ही है, वही पावरफुल है प्रेसिडेंट में। तो इसलिए इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम दो एग्जीक्यूटिव होते हैं। एंड सेकंड फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पे कौन रूल करती है, यहां पे जिस भी पार्टी के पास मेजोरिटी आती है वो रूल करती है। तो यहां पे क्या है, मेजोरिटी पार्टी रूल, मेजॉरिटी पार्टी रूल, कि जिस भी पार्टी के पास मेजॉरिटी आएगी वो रूल करेगी, मेजॉरिटी पार्टी रूल। मतलब
आपने इलेक्शन करवाए, लोकसभा में 543 सीट्स हैं, तो आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आनी चाहिए जिसके पास आगे वो रूल करेगी। पार्टी मतलब कोएलिशन ऑफ पार्टी और सिंगल पार्टी ऑल्सो। थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अभी बताया है कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो एक फीचर बड़ा है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जो हमारा प्रेसिडेंट हैं यूएसए के, वो उनके जो लेजिस्लेचर है उस पे उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उनका टेन्योर फिक्स है 4 इयर्स, उनको नहीं हटाया जा सकता अनलेस और अनटिल वो कुछ गलत काम करते हैं। बट इन केस ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव पीएम मोदी इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा इन जनरल, इन स्पेसिफिक, और पार्लियामेंट इन जनरल। मतलब वो उनको हटाया जा सकता है बाय लेजिस्लेचर, दैट इज कॉल्ड एज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इसी के कारण इसका नाम पड़ जाता है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट फीचर, इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लें, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि कोर फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम कौन सा है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक और फीचर आ जाता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल होमोजेनिटी। भाई इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, होमोजेनिटी, इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर कोई भी मान लो पार्टी मेजॉरिटी में है इन लेजिस्लेचर, दैट पार्टी बिकम फॉर्म द गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें पॉलिटिकल होमोजेनिटी होगी इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो उस सेंस में पॉलिटिकल स्फीयर में क्या है? होमोजेनिटी होती है। यूजुअली मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिलोंग टू वन पॉलिटिकल पार्टी। ये यहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म में गवर्नमेंट में होता है। बीजेपी की अगर सरकार है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मोस्टली किसके होंगे? बीजेपी के ही होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे पॉलिटिकल पार्टी की होमोजेनिटी होती है, हेट्रोजीनियस नहीं है। इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम वहां पे हेट्रोजेनिटी का आइडिया आ जाता है। तो जब आप इन फीचर्स को समझ रहे हैं कि नॉमिनल एंड रियल, तो साथ में कंपेयर करते रहें विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम, वहां पे एक ही होता है। और आपने पढ़ा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे नहीं है, इंडिया में है। वहां पे मेजॉरिटी पार्टी रूल नहीं है, इंडिया में है। वहां यहां इंडिया में पॉलिटिकल होमोजेनिटी है, वहां पे जरूरी नहीं है। वहां पे प्रेसिडेंट जीता, उसके बाद उसने अपनी कैबिनेट में डिफरेंट आइडियोलॉजीज के लोग रख लिए, वो उसकी अपनी किचन कैबिनेट होती है। तो इन केस ऑफ इंडिया जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे वो एक ही पार्टी के होंगे, एक ही आइडियोलॉजी के होंगे। पर इन केस ऑफ यूएसए, प्रेसिडेंट किसी को भी अपॉइंट कर सकता है, अपनी कैबिनेट का पार्ट बना सकता है, उसे बोल देते हैं किचन कैबिनेट। वो किसी भी आइडियोलॉजीज के हो सकते हैं, वहां पे पॉलिटिकल होमोजेनिटी का आइडिया नहीं है, होमोजेनिटी का आइडिया नहीं है। अब आता है नेक्स्ट फीचर, जो फिफ्थ फीचर है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एज द आइडिया ऑफ लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब वहां पे प्रेसिडेंट होता है, यहां पे लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर होता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर इज लाइक अ फर्स्ट अमंग इक्वल्स। सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन हेड करता है? लीडर कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर इज काइंड ऑफ लीडरशिप ऑफ पीएम चलती है यहाँ पे, और वहां पे तो लीडरशिप ऑफ प्रेसिडेंट चलती है। और वो प्रेसिडेंट इज नॉट फर्स्ट अमंग इक्वल्स, वो थोड़ा अलग होता है। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर इज पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ही है, बस वो क्या है? प्राइम है, मतलब वो लीडर है। तो लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद आ जाता है डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। ये आपको पहले बताया था, इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम हाउस को लोकल लोअर हाउस को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, पर यहां पे इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम लोअर हाउस को डिसॉल्व किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर के कहने पे डिसॉल्व हो सकता है लोकसभा। मान लो मोदी चाहते हैं कि इलेक्शन दोबारा हो, तो वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं कि भाई ये लोकसभा डिसॉल्व है, अब दोबारा इलेक्शन होंगे। पर यूएसए केस में ऐसा नहीं हो सकता, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं हो सकता। वहां इंडिपेंडेंस है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की। लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव नहीं गिरा सकता और एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर नहीं गिरा सकता, पर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में अलाउड है। उसके बाद आता है सेवेंथ फीचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है सीक्रेसी का। क्योंकि इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम चीजें सीक्रेट रहनी चाहिए, अदरवाइज जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिबेट हो रही हैं उसको लीक नहीं होना चाहिए। तभी जो भी मिनिस्टर पावर में आते हैं तो ओथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं। क्योंकि मान लो बजट बन रहा है तो मिनिस्टर्स को पता है कि क्या हम बजट में लेके आ रहे हैं, वो अगर लीक कर देंगे दैट विल बी डिजास्टर्स। तो उस टाइम सेंस में ये ओथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं कि वो चीजें डिस्कस नहीं करनी है। और लास्ट आइडिया, द एट्थ है, वो है डबल मेंबरशिप। कि जो बंदा एमपी है वही बंदा क्या है? एग्जीक्यूटिव भी है, तो डबल मेंबरशिप अलाउड है। डबल मेंबरशिप तो यूएसए में ऐसा नहीं है।
इंडिया में है कि जो एमपी है वही क्या बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है। ऑफ कोर्स अगर कोई एमपी नहीं है वो 6 मंथ्स के लिए मिनिस्टर बन जाएगा, पर उसको दोबारा तो एमपी बनना ही पड़ेगा। ओवरऑल क्या है कि एमपी ही मिनिस्टर बन सकता है, मतलब डबल मेंबरशिप ऑफ both legislature as well as executive. So these 8 are the core features of parliamentary form of government। ये आपको नहीं भूलने हैं, प्री में डायरेक्टली आ जाएगा भाई, which of the following are the features। आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, these 8 are the core features। और इसको आप कंपेयर कर लें प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ जाएगी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद, जो हम पढ़ रहे थे पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में हमने बताया कि इसका कोर फीचर क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं तो संविधान में लिखा होगा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल। हमने आपको पहले भी बताया है कि पीएम बख्शी या बेयर एक्ट उठा के रखें, जब भी आर्टिकल रेफर किया जाए तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कहां पे लिखा है। तो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में इस बारे में लिखा हुआ है दैट executive is council of ministers are collectively responsible to Lok Sabha in particular and parliament in general। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया इसमें आता है, ये आपको नहीं भूलना है। अगर पेपर में आता है तो इस पे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले 2-3 बार पूछ चुके हैं इस कोर फिलॉसफी पे आइडिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट पार्लियामेंट को डिटेल में, कि भाई पार्लियामेंट में किस किस से मिलके बनी है, कितने मेंबर्स हैं, कैसे इलेक्शन होता है, क्या क्या काम करते हैं। तो पहले तो देखते हैं हम कि जो पार्लियामेंट है इट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। सबसे बड़ी इंपार्ट कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। पहले तो यही गलती ना हो तो यही बता देते हैं कि पार्लियामेंट का पार्ट कौन है, प्रेसिडेंट है। क्यों है, इसका रीजन भी है, लॉजिकल है बड़ा। भाई कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बन सकता जब तक उसको प्रेसिडेंट अपना एसेंट ना दे। तो प्रेसिडेंट एज सच कैनॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट कैनॉट बिकम एमपी और एमएलए एट सेम टाइम, बट प्रेसिडेंट का जब भी उसको एसेंट देना होगा तभी बिल क्या बनेगा, एक्ट बनेगा। तो उस सेंस में प्रेसिडेंट किसका पार्ट है, पार्लियामेंट का पार्ट है। एक हमारे पास प्रोविजन होता है ऑर्डिनेंस का इन आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और यहां पे यूनियन के लिए, और आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टेट लेवल ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दी गई है किसको, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को। तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस भी बना सकता है, मतलब टेम्परेरी पीरियड के लिए लॉ भी बना सकता है जब कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही होगी। तो उस सेंस में भी क्या है, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की सिटिंग में नहीं बैठता आके, बट क्योंकि वो कोई काम ऐसे करता है जो कि जरूरी है, और वो उसे पार्लियामेंट का मेंबर का पार्ट बना देते हैं प्रेसिडेंट को। अब जब हमारा लोकसभा राज्यसभा है, अब ये नाम इसको बहुत बाद में दिए गए, पेपर में आ सकता है कि ओरिजिनली इनके नाम क्या थे, हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स। हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स पहले ये बोला जाता था, और उसके बाद जो नाम दिया हमने लोकसभा एंड राज्यसभा। और ये नामकरण जब हुआ हिंदी वाला, इट हैपेंड इन 1954। इन 1954 इनके नाम चेंज हुए। अब हाउस ऑफ पीपल का मतलब क्या है कि द लोकसभा इज काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल देमसेल्व्स, यहां लोगों का रिप्रेजेंटेशन है। और काउंसिल ऑफ स्टेट्स में लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वहां पे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर हम बात करें कौन सा हाउस फेडरल को शो करता है, दैट इज राज्यसभा। राज्यसभा इज काइंड ऑफ अ फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयर स्टेट्स हैव से, फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये शो करता है कौन सा फीचर, द फीचर ऑफ कॉल एज डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो हाउस ऑफ पीपल का अपना पर्पस है, काउंसिल ऑफ स्टेट का अपना पर्पस है, दोनों के अपने अपने पर्पस हैं, उसी के हिसाब से हाउस बनाए गए हैं। अब जो ये प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसको मैं दोबारा भी हाईलाइट कर देता हूं ताकि ये आपका गलत ना हो, इसको आप भी नोट करके लिख लें। अब मुझे एक चीज बताएं कि जब हम ये कर रहे हैं पूरी कहानी पार्लियामेंट की, तो पहले देखते हैं कि पार्लियामेंट के किन किन से मिलके बना हुआ है। तो पहले आता है लोकसभा, फर्स्ट वन इज लोकसभा। अब लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है, या सेम मैं आपको यहां पे राज्यसभा की दिखा देता हूं, ताकि पता हो कि राज्यसभा के कितने बंदे हैं, कहां कहां से आते हैं, वो पता हो। अब लोकसभा के जो बंदे हैं
ये पहले 552 हुआ करते थे, अब कितने हैं स्ट्रेंथ इसकी? मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 550। अब इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 550, जितनी मैक्सिमम हो सकती है। पर अभी कितनी है उसकी स्ट्रेंथ? 543। पहले ये 552 था और ये 545 था, पर हमने दो एंग्लो इंडियन थे, उनको हमने अब हटा दिया है, अब उनके लिए कोई सीट्स नहीं है। तो अब कितनी बच गई हैं? 550 और मैक्सिमम इतनी हो सकती हैं। अब कितनी है? 543। अब 543 में इन केस ऑफ लोकसभा हमारे पास दो तरह की कॉम्पोजिशन आती हैं। एक आती है हमारी स्टेट्स की और एक आती है हमारी यूटीज की। मतलब यूटीज को भी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन दी गई है, स्टेट्स राज्यसभा में भी यूटीज को रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो समझ लेना कि कुछ यूटीज का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में भी है और कुछ का राज्यसभा में भी है। तो कितनी है ये? दैट नंबर इज 543। इनमें से 530 मेंबर्स बेसिकली स्टेट्स के हैं और 13 मेंबर जो आते हैं वो कहां से आते हैं? यूटीज से आते हैं। ये स्टेट्स के हैं और ये किसके हैं? यूटीज के आते हैं। वो यूटीज जिनमें क्या है, हमने डिसाइड कर लिया है कि जहां पे क्या है, हमने यूटीज में जहां क्या बनाई हुई है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका रिप्रेजेंटेशन हमने यहां पे दिया हुआ है 13 यूटीज का। तो टोटल कितने हो गए? 543 हो गए हैं। और दो एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, वो हमने माइनस कर दिए हैं, तभी हमने यहाँ पे -2 एंग्लो इंडियन, यहाँ पे भी क्या -2 एंग्लो इंडियन। ये अभी अमेंडमेंट हुई संविधान में जब हमने रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया था। लोकसभा में रिजर्वेशन है ना एससी और एसटी के लिए, जब इस बार उसको एक्सटेंड किया तो एंग्लो इंडियन का हमने कोटा ही क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया, काम ही खत्म कर दिया। अब वो इतने पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हमने इसको खत्म ही कर दिया, क्योंकि अब क्या डेमोग्राफी चेंज हो रही है, तो अब जरूरत नहीं है। उस टाइम पे एंग्लो इंडियन थे इंडिया में, बिकॉज ब्रिटिशर्स वर देयर इन इंडिया फॉर लास्ट 150 ईयर्स व्हेन द इंडिपेंडेंस हैपेंड, तो तब हमने इसको रखा था, अब हमने इसको नहीं रखा है। अब आती है बात कि ठीक है भाई, सेम कहां पे है? राज्यसभा में। राज्यसभा का जो नंबर है, दैट नंबर इज 250। दैट नंबर इज 250। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ कैन बी 250, जो हो सकती है। पर अभी कितनी है जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है? वो है 245। तो 240 मैक्सिमम हो सकती है, अभी कितनी है? 245। और उस 245 में से 230 टू बी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द स्टेट्स, 238 इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स। 12 होते हैं हमारे नॉमिनेटेड। कितने हो गए? अगर हम इसकी बात करें, जो हमारे यहां पे हैं 238 प्लस 12 कितने हुए? नॉमिनेटेड हैं ये मेंबर्स, दीज आर द इलेक्टेड मेंबर्स, टोटल यूनियंस के भी और स्टेट्स के भी और यूनियन टेरिटरीज के भी। तो 250 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, उसमें से 238 क्या है? इलेक्टेड हैं, 12 क्या है? नॉमिनेटेड हैं। 238 में भी ये आगे जाके क्या है? डिवाइडेड हैं इन टर्म्स ऑफ 233 एंड 223 एंड, एक सेकेंड दें हमें, जो हमारी राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है दैट इज 250 मेंबर्स। अब उसमें से 238 के स्टेट्स एंड यूटीज, स्टेट्स के भी हैं और यूटीज के भी हैं, और जो हमारे 12 हैं वो किसके हैं? वो नॉमिनेटेड हैं। इनके भी हमारे ग्राउंड्स हैं किन पे नॉमिनेट किया जा सकता है। और अभी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 245। इसमें से 233 के हैं वही इलेक्टेड हैं और 12 के हैं नॉमिनेटेड हैं। इलेक्टेड कहां से हैं? स्टेट से भी और यूटी से भी। 12 के हमारे नॉमिनेटेड है। तो ये स्ट्रेंथ है कि 250 मैक्सिमम हो सकती है, और सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? वो है 245, उसमें 233 और 12। अब इसमें से आता है कि इसमें जाके यूटीज में कितने अलग अलग हैं। तो उनमें से 229 मेंबर्स के हैं? स्टेट्स के हैं, और 4 कितने हैं? यूटीज के हैं। तो अभी 229 किसके हैं? स्टेट्स के हैं, और 4 किसके हैं? यूटीज के हैं, और 12 किसके हैं? नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। तो आपको पता लग गया यहां पे 245 मेंबर्स थे, और उसके बेसिस पे हमने उसको आगे डिवाइड कर दिया 233 एंड 12। उसमें से जो स्टेट्स के हैं वो कितने हैं? 229, 4 किसके हैं? यूनियन टेरिटरीज के। और अब इंपॉर्टेंट है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो कौन कौन से ग्राउंड पे नॉमिनेट किए जाते हैं। 4 ग्राउंड बड़े इंपॉर्टेंट है जिस पे नॉमिनेट किए जाते हैं। इसमें पहला बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है 8, इसको हम
आगे भी करेंगे, तो पहले इसको वैसे आपको बता दिया ओवरऑल स्ट्रेंथ, फिर आगे आके देखते हैं कि कहां कहां से मेंबर्स आते हैं, कैसे नहीं आते हैं। तो ये पूछ नहीं सकते हैं, पर आपको आइडिया होना चाहिए ये कि भाई राज्यसभा में भी यूटीज का रिप्रेजेंटेशन है और इसमें भी किसका रिप्रेजेंटेशन है, यूटीज का। तो इसलिए मैंने लिखवाया है, अगर कल पेपर में आता है क्वेश्चन की यूटीज का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में है, तो आंसर इज यस। क्या वो राज्यसभा में है, आंसर इज यस। बस इतना आपको समझ में आना चाहिए। कितना है वो आपको वैसे ही याद हो गया है कि यहां पे कितने हैं, 4 हैं, और यहां पे कितने हैं, 13 हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज कि भाई ये तो आपको पता लग गया ओवरऑल। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स कैसे होता है, क्योंकि अगर हम राज्यसभा की बात करें तो कौन सा शेड्यूल है जिसमें लिखा गया है कि भाई राज्यसभा में कैसी सीट्स होनी चाहिए, 4th शेड्यूल में, कि राज्यसभा की सीट्स का कंपोजिशन क्या होगा, वो मेंशन है 4th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 4th शेड्यूल में सारी कहानी लिखी हुई है। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने जो अपर हाउस है, दैट इज राज्यसभा से, कि अपर हाउस और राज्यसभा में क्या किसका किसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अपर हाउस और राज्यसभा में कितना रिप्रेजेंटेशन है, 3 तरह से है। एक तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज, और एक क्या है हमारा, नॉमिनेटेड मेंबर्स। ये 3 थे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, और साथ में क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर्स। यही है ना, ये 3 तरह के हमारे रिप्रेजेंटेशन है। अब स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है तो ये कैसे रिप्रेजेंट होती हैं। तो इन केस ऑफ राज्यसभा वी फॉलो अ सिस्टम दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब संविधान में जो लिखा है और जो एक्चुअल में होता है, इसमें 2 चीजें होती हैं। कई जगह संविधान में लिखा है कि ऐसा होना चाहिए, ये डिसाइड करेगा पार्लियामेंट, फिर पार्लियामेंट ने डिसाइड कर लिया है। तो जो आज हो रहा है वो पार्लियामेंट ने डिसाइड किया है या संविधान ने बताया है, ये हमें नहीं पता लगता अनलेस और अनटिल हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें। फॉर एग्जांपल, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि कैसे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, पर यूटी के केस में लिखा है कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट ने कैसे डिसाइड किया, जैसे स्टेट्स का होता है। तो अगर पेपर में आता है इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन यूटीज शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, आंसर इज नो। It is mentioned in the constitution that parliament will decide, and parliament has decided the case as same that of states. तो आपको कई बार पेपर में आता है कि as per the constitution, तो आपको देखना पड़ेगा कि as per the constitution है या constitution ने पार्लियामेंट को पावर दी थी तो इसलिए as per the parliament है। तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स की बात करें तो इन्होंने लिखा है इन द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो स्टेट्स रिप्रेजेंट होंगी वो कैसे होंगी, कि जो भी स्टेट के क्या हैं, एमएलएज हैं, वो क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज विल वोट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और जो ऐसे वोट डालेंगे उससे जो इलेक्ट होंगे वो क्या बन जाएंगे, उनका राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। यूटीज के केस में बोला था कि पार्लियामेंट विल डिसाइड, कि यूटीज को कैसे रिप्रेजेंटेशन देनी है ये पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है, और पार्लियामेंट ने बोला कि जैसे स्टेट्स का हो रहा है सेम होना चाहिए। पर किसने बोला है, वो पार्लियामेंट ने, संविधान ने ये नहीं बोला था कि ऐसा ही होना चाहिए जैसे स्टेट्स का होता है। अब एक चीज देखें, इन केस ऑफ इंडिया जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है ये एमएलए वोट डाल रहे हैं, और उनकी सीट्स को हमने कैसे डिसाइड किया है, हर स्टेट की में राज्यसभा कितनी सीट्स होनी चाहिए, एज पर पॉपुलेशन। पंजाब की पॉपुलेशन कम है, यूपी की ज्यादा है, तो यूपी का राज्यसभा में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा। इन केस ऑफ यूएसए हर स्टेट की 2 सीट्स हैं, चाहे वो स्टेट का कुछ भी क्या हो, पॉपुलेशन हो। तो पर हमने अपने राज्यसभा में जो स्टेट्स को सीट्स दी हैं राज्यसभा में वो एज पर द पॉपुलेशन दी हैं, एंड दीज सीट्स आर नॉट फिक्स्ड फॉर ईच एंड एवरी स्टेट बाय अ सिंगल नंबर। तो इंडिया में पंजाब की राज्यसभा में अलग सीट्स हैं और यूपी की अलग हैं, तमिलनाडु की अलग हैं, बिकॉज पॉपुलेशन अलग अलग है। तो एक तो ये चीज हो गई, और कौन वोट करते हैं, एमएलएस वोट करते हैं। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बंदे वोट डालते हैं एमएलएस, और वैसे वोट डाल के जो भी खड़ा होता है राज्यसभा इलेक्शन में वो जाके खड़ा होता है, और जो जीत जाता है उसको राज्यसभा में सीट मिल जाती है। कितने मेंबर्स होंगे राज्यसभा में स्टेट के, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है। जैसे उत्तर प्रदेश के 31 मेंबर्स हैं,
वैसे त्रिपुरा का एक मेंबर है, त्रिपुरा की पॉपुलेशन कम है तो एक ही मेंबर राज्यसभा में, और यूपी के 31 है। तो ये पॉपुलेशन के बेसिस पे है। यूएसए में होता है कि हर स्टेट में से 2 जाएंगे, वैसा नहीं है। और यूटीज को रिप्रेजेंट करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट ने बोला कि जैसे स्टेट्स का हो रहा है वैसे ही यूटीज का होना चाहिए। और फिर आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, और इनके जो ग्राउंड्स हैं वो हैं आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। कि 4 ग्राउंड्स पे, आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस, इन 4 ग्राउंड्स पे आप मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकते हैं। इसका पर्पस यही था कि जो इंसान इंटेलेक्चुअल हैं पर वो इलेक्शंस के थ्रू राज्यसभा का पार्ट नहीं बन सकते, तो इंडिया इन लोगों की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को यूज करने के लिए इनको मौका देगा, नॉट थ्रू इलेक्शंस बट थ्रू नॉमिनेशन, इफ दे हैव एक्सेल्ड इन एनी ऑफ द फील्ड्स लाइक आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। तो दिस इज बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑफ अपर हाउस ऑफ राज्यसभा। इलेक्शन कैसे होते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं वो होते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से। इन दोनों की भी समझ लो ताकि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। फर्स्ट पास द पोस्ट। और जो राज्यसभा के इलेक्शंस हो रहे हैं वो हो रहे हैं कैसे? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। वैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी ऐसे ही होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के भी ऐसे ही होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दोनों में क्या डिफरेंस है इसको भी समझ लो। इन केस ऑफ लोकसभा, आपकी जो पूरे के पूरे इंडिया है, आगे भी बताऊंगा, लोकसभा में पूरे के पूरे इंडिया को आपको, इंडिया है ये डिफरेंट डिफरेंट, मान लो 3 स्टेट से बना है इंडिया, तो हमने पूरे इंडिया को 3 स्टेट में डाल दिया, और 3 स्टेट से मान लो इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इसमें 4 हैं, उसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं। तो पहले हमने पूरे के पूरे इंडिया को डिवाइड किया स्टेट्स में, और स्टेट्स को जितनी भी सीट्स जाएंगी लोकसभा में वो जाएंगी एज पर पॉपुलेशन। यहां पे क्या है? पॉपुलेशन के हिसाब से जा रही है। और फिर जो स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, डिवाइड करेंगे हम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो भी क्या होंगी? हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हम बनाएंगे पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो हमारा गोल है पूरे इंडिया को हम स्टेट्स में डिवाइड करेंगे। अब स्टेट्स को कितनी सीट्स आएंगी वो डिपेंड करता है उस स्टेट्स में कितनी पॉपुलेशन है, ताकि थोड़ा सा सीट्स और पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बना रहे। फिर जब स्टेट को तोड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो ये इंश्योर करेंगे कि उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी पॉपुलेशन सेम होनी चाहिए, ताकि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या हो? यूनिफॉर्म हो कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो ये प्रिंसिपल है हमारा लोकसभा का। अब फिर मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें जितने मर्जी बंदे खड़े हुए, मान लो 5 बंदे खड़े हुए, फिर इन द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आपको इन 5 के अगेंस्ट किसी एक पे टिक मारनी है, और फिर आपको जब सभी टिक्स को मार देंगे लोग वहां वाले, फिर काउंट करेंगे किसको ज्यादा टिक्स मिली हैं। जिसको ज्यादा मिली वो क्या बन गया? वो इंसान क्या हो गया? इलेक्ट हो गया, काम खत्म। हमें ये काउंट नहीं करना कि उसके पास जो सीट्स आई हैं वो मेजॉरिटी में है या नहीं है, 50% से ज्यादा है या नहीं है, कुछ नहीं काउंट करना। जिसको ज्यादा मिल गई वो जीत गया, चाहे वो ज्यादा कैसे मिली हो। मान लो 100 सीट्स वोट्स डली हो इन 5 को, और एक को मिली हो, इसको मिली हो कितनी? 30, इसको कितनी मिली हो? 29, और इसको कितनी मिली हो? 28। तो कितना हो गया नंबर? 87, और इसको मिली हो 13, और इसको मिली हो 0। तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसे सीट्स हैं 13 और 0, कौन जीत गया? ये वाला। चाहे इसके पास इससे एक ही ज्यादा है, बस इसके पास ज्यादा है तो जो हाईएस्ट सीट्स लेके आएगा वो जीत जाएगा। ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट। इसमें प्रॉब्लम ये है कि बाकी इन सभी की वोट्स की वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई है। जैसे इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट और कांग्रेस गवर्नमेंट में जो वोट्स हैं उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो बीजेपी की नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं और जो कांग्रेस के हैं उसमें ज्यादा गैप नहीं है, पर सीट्स में बहुत गैप है। इसलिए क्योंकि मान लो जो गैप आ रहा है बीजेपी और कांग्रेस में, जीतने वाले में गैप ज्यादा नहीं है, तो वैसे तो वो जीत गए हैं सीट, टोटल वोट्स तो ऑलमोस्ट सेम ही हैं, ऑलमोस्ट मतलब बहुत कम गैप है, पर सीट्स में गैप बहुत ज्यादा है। इसलिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो वोट्स आपको मिली हैं वो सबकी वैल्यू 0 हो जाती है। अगर किसी को ज्यादा सीट्स मिल गई, वोट्स मिल गई, वो जीत गया। बाकी चाहे एक ही वोट कम मिली हो, उसकी वैल्यू 0 के बराबर ही है। पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वो नहीं होता है। आपको जितनी परसेंटेज ऑफ सीट्स मिली हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी परसेंटेज ऑफ
वोट्स मिली हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे परसेंटेज ऑफ सीट्स में। तो इन केस ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसको ज्यादा वोट्स मिल गई वो जीत गया, और अगले वाले को अगर एक भी सीट कम मिली, एक भी वोट कम मिली, तो वो हार गया। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में बस ये देखा जाता है किसको हाईएस्ट वोट्स मिली हैं, बाकी जो भी हैं उनको जीरो मान लिया जाता है। इन केस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इनको जितनी जितनी वोट्स मिली हैं उसके प्रोपोर्शन में क्या मिलेंगी, सीट्स मिलेंगी। मतलब इनके वोट्स की वैल्यू जीरो नहीं होती है, इनकी वोट की वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है नंबर ऑफ सीट्स में। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब अलग होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम अलग होता है। पर इन केस ऑफ राज्यसभा वी फॉलो पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब एक चीज और समझ लें, इसमें कर ही रहे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है ये दो तरह का होता है सिस्टम, एक होता है लिस्ट सिस्टम, एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब क्या होता है, इन केस ऑफ लिस्ट सिस्टम आपने एक बैलेट पेपर आया 4, अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में किसी भी, अगर हम इलेक्शन करवा रहे हैं लोकसभा के, तो उसमें जो वोट्स पड़ेंगी वो किसी कैंडिडेट को नहीं पड़ेंगी, वो पड़ेंगी पार्टी को पड़ेंगी। अभी जो वोट पड़ती हैं वो कैंडिडेट को पड़ती हैं इन फर्स्ट पास द पोस्ट। जिस कैंडिडेट को ज्यादा सीट्स मिल गई वो जीत जाता है। इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हम पार्टीज को वोट डालेंगे, मान लो 4 पार्टी हैं, इनको आई 30% सीट्स, इनको आई 20, इनको आई 20 और इनको कितनी आई 30। तो मान लो इसको इतनी परसेंट क्या आ रही हैं, सीट्स नहीं वोट्स आ रही हैं। 100 बंदों ने वोट डाली थी, इनको 30 डालेगी, इनको 20, इनको 20, इनको 30। अब जब ये सीट्स में कन्वर्ट होंगी तो सीट्स मान लो कितनी है उस टाइम पे, हमें 10 सीट भरनी है, तो इनको देंगे 3, इनको 2, इनको 2, इनको 3। इनमें हर एक बंदे को जो वोट मिली है उसकी वैल्यू है दैट वैल्यू ऑफ सीट्स, वैल्यू ऑफ वोट्स कन्वर्ट्स इनटू सीट्स। हमसे वोट्स और सीट बीच में मिक्स हो गया है तो थोड़ा समझ लें कि जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स मिली हैं वो सीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। किसी को भी जो वोट मिली है वो वेस्ट नहीं जाएगी, उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। तो मान लो बीजेपी है यहाँ पे पार्टी, यहाँ कांग्रेस है, यहाँ आम आदमी, यहाँ समाजवादी पार्टी। तो कहने का मतलब क्या है, इन सभी पार्टीज को जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स मिली हैं वो सीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब क्या होता है कि अब आपको बस ये देखना है कि किस कैंडिडेट को ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिले वो जीत गया, बाकी कैंडिडेट को जो भी वोट्स मिले उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सीट्स। आया समझ में? अब लिस्ट सिस्टम तो सिंपल हो गया है। अब एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें हम ट्राई करते हैं, ये इसलिए ऐड किया है, हमें कौन सा नंबर चाहिए होता है 50%, कि भाई हमारे पास जो बंदा वही इलेक्ट होगा जिसके पास कितनी है 50% सीट्स हैं, वही इलेक्ट होगा। तो इन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो डलती हैं वोट्स, वो किसको डलती हैं, कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, हम चाहते हैं वो कैंडिडेट जीत जाए जिसको 50% से ज्यादा मिलती है। पर 50% पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ वोट्स को नंबर ऑफ सीट्स में कन्वर्ट करना है, तो किसी के पास 50% आए ये जरूरी नहीं है। तो हमें चाहिए क्या 50%, तो हम करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। हम वो कैंडिडेट जिनको कम सीट्स मिली हैं सबसे, उनकी वोट्स को ट्रांसफर करते रहते हैं ऊपर वालों को, ताकि नंबर क्या आ जाए हमारा 50% से ज्यादा। जैसे कि मान लो इलेक्शन हो रहे हैं प्रेसिडेंट के, वहां पर भी कौन सा सिस्टम होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राज्यसभा के हो रहे हैं, वहां पर भी क्या होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब ये है, मान लो हमारे वोट डालने आए, हमारा कोई इलेक्शन था, उसमें कितने कैंडिडेट खड़े हुए हैं, कितने कैंडिडेट हैं, 5 हैं, 5 कैंडिडेट खड़े हो गए। इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बंदा तो एक ही बनेगा प्रेसिडेंट, कौन सा बनेगा जो कितनी सीट मिली है 50%। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वहां पे आता है जहां पे क्या हो, आपको एक ही बंदा चाहिए हो, या राज्यसभा में 1 से ज्यादा चाहिए हो, पर आपको डालने वाले हैं, वो आपको पता है कि आपको वोट डालने वाले इतने लोग हैं, यहां पे एक ही बंदा इलेक्ट करना है, यहां पे कितने करने हैं 1 से ज्यादा। अगर 1 करना है तो कितना परसेंटेज चाहिए 50% से ज्यादा। अगर आपको 1 से ज्यादा करना है तो डिपेंड करता है, मान लो आपको कितने करने हैं 3, हमारे 3 लोग हमें इलेक्ट करने हैं, या 4 करने हैं, मान लो हमें 4 लोग क्या करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं। तो हम क्या चाहेंगे, हर को कितनी सीट मिले, हर बंदे को कितने, कम से कम कितनी मिले 25% से ज्यादा मिले, या उसे बोल देते हैं 26% तो मिले।
25% से ज्यादा मिले। तो कहने का मतलब हम आगे जाके देखेंगे कि हम अगर एक बंदा चाहिए तो डिवाइड कर देते हैं कि इसको 50 से ज्यादा चाहिए। अगर 4 बंदे खड़े हुए हैं तो कितने चाहिए आपको? 100% सीट्स हैं तो इनको कम से कम कितनी चाहिए होंगी? 25% के आसपास, तभी हम वो बंदे जीत पाएंगे। तो यहां अगर नंबर डिवाइड कर रहे हैं हम 2 से, अगर 100 हैं और 1 चाहिए तो 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 100 हैं, हमें 4 चाहिए तो 5 से करेंगे। तो कितनी चाहिए होंगे यहाँ पे? 20%। तो एग्जैक्ट नंबर कितना आएगा? 20%, मतलब 25 के आसपास। तो अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं तो एक ही बंदे को इलेक्ट करना है आपको। अगर एक ही बंदे को इलेक्ट करना है आपको, तो आपको चाहिए मेजॉरिटी सीट्स आ जाएं। अगर 100 हैं तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, कितना आ गया? 50। अगर वैसे ही 100 हैं बंदे जिन्होंने वोट डाली है, हमें चाहिए कितने? 4 बंदे। तो हम 4 प्लस 1 कर देंगे 5, तो कितना आ गया नंबर? 20% से ज्यादा। तो ये मतलब 20% हर बंदे को कम से कम चाहिए होंगी वोट, तभी वो जीत पाएंगे। इन केस ऑफ राज्यसभा इलेक्शन जहां पे क्या है, 4 बंदों को जीतना है। वो डिपेंड करता है, अगर 10 होंगे तो आप यहां पे क्या कर देंगे? 100 डिवाइड बाय 10 प्लस 1 11। ये कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेट कितना आ गया ये? 9.99%। वही हो गया है, 10% के आसपास सीट्स आनी, वोट्स आनी चाहिए। वो डिपेंड करता है आपको नीचे क्या रखना है, नंबर क्या रखना है आपको। अब इसमें होता क्या है सिंगल ट्रांसफर वोट में? आपके मान लो 5 बंदे खड़े हुए हैं इलेक्शन में और एक को ही जीतना है प्रेसिडेंट। अब जो वोट डालने आएंगे वो 5 लोगों को वोट डाल सकते हैं, प्रेफरेंस देंगे कि मैं चाहता हूं कि दूसरे नंबर वाला कैंडिडेट पहले पे आए, वो जीते। इसको मैं सेकंड प्रेफरेंस दे रहा हूं, इसको इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ प्रेफरेंस दे रहा हूं। वैसे दूसरा बंदा आएगा, वो बोलेगा नहीं इसको फर्स्ट दे रहा हूं, इसको सेकंड दे रहा हूं, इसको थर्ड दे रहा हूं, इसको फोर्थ दे रहा हूं, इसको फिफ्थ प्रेफरेंस दे रहा हूं। ऐसे नंबर ऑफ वोट्स डालने आएंगे लोग। फिर हम क्या करेंगे? पहले काउंट करेंगे कि फर्स्ट नंबर पे, मतलब ये कैंडिडेट है ना कि 1 2 3 4 और 5, ये कैंडिडेट हैं, 5 कैंडिडेट। फिर देखेंगे इस बंदे को फर्स्ट प्रेफरेंस कितनी बार मिली है, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस कितनी बार मिली है, इसको कितनी बार मिली है, इसको कितनी बार मिली है और इसको कितनी बार मिली है। अगर मान लो काउंट करने के बाद पता लगा कि जो किसी भी एक बंदे को 50% से ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई है तो बंदा जीत गया है। अगर नहीं मिली है तो जिस बंदे को फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे कम बार मिली होगी, हम उसकी वोट को डिलीट कर देंगे, बैलेट पेपर को। फिर उसके बैलेट पेपर में मान लिया 5 वाले कैंडिडेट को सबसे कम क्या मिली है? फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है। हमने काउंट किया और देखा कि एक बंदे ने इन 5 में से इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ और इसको फिफ्थ। पर ये फिफ्थ वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस सबसे कम मिली है, तो हमने ये बैलेट पेपर काट दिया। फिर देखा इसमें बैलेट पेपर में सेकंड प्रेफरेंस को मिली है, फर्स्ट को मिली है, तो हमने इसकी वोट किसको ट्रांसफर कर दी? फर्स्ट को कर दी। और वैसे ही हम सारी प्रेफरेंसेस जिसमें फिफ्थ कैंडिडेट को पहली प्रेफरेंस मिली है उसको कैंसिल करके उसके बैलेट पेपर की सेकंड प्रेफरेंस सभी को ट्रांसफर कर दी। और फिर काउंट किया 50% आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर फिर भी नहीं आ रहा, फिर काउंट करेंगे कि इसके बाद सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस किसको आई है, उसको डिलीट कर देंगे और उसकी जो सेकंड प्रेफरेंस होगी उसमें जो लिखी होगी वो बाकी कैंडिडेट को ट्रांसफर कर देंगे। फिर देखेंगे 50% आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे अनलेस और अनटिल हमारे पास 50% का नंबर नहीं आ जाता। ये होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहां तक समझ में आया? या हम बाद में भी पढ़ेंगे, पर आपको आइडिया दे दिया कैसे वोट काउंट की जाती है। तो इन केस ऑफ राज्यसभा हमारे पास क्या होता है, कौन सा सिस्टम है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यहां पे है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। यहां पे हमने इसको डिवाइड कर दिया किसमें? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। यहां पे हमने डिवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कि एक हमारा पूरा इंडिया है, उसमें स्टेट्स को सीट्स दे दी डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पॉपुलेशन। फिर उसमें स्टेट में हमने क्या बना दी? कॉन्स्टिट्यूएंसी डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ पॉपुलेशन, ताकि वो सब चीजें क्या होनी चाहिए? यूनिफॉर्म होनी चाहिए और इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो आपने पूरे इंडिया को डिवाइड कर दिया, स्टेट्स में बना हुआ है, स्टेट्स को दे दी सीट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉपुलेशन को देख के कितनी किसकी पॉपुलेशन है। फिर हमने स्टेट में तोड़ दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये देख के कि सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेम नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो यहां पे आइडिया क्या है? टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बेसिस पे हमारे इलेक्शन होते हैं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन केस ऑफ लोकसभा।
और एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, द थिंग विल बी डन बाय ऑन द बेसिस ऑफ कि हमारी राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफाइंड नहीं होती हैं, ये पूरे के पूरे स्टेट में इलेक्शंस होते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जब ये होता है तो यहां पे क्या टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं बनती हैं, और राज्यसभा में टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन गई हैं, और हमें ट्राई करते रहते हैं कि ये तो फिक्स नहीं है ना कि आपने भाई स्टेट की पॉपुलेशन हमेशा सेम नहीं रहेगी, और ना स्टेट के अंदर जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी पॉपुलेशन सेम रहेगी। अगर ये पॉपुलेशन चेंज हो रही है तो हमें बार बार ये सर्कल्स भी चेंज करने पड़ेंगे, कभी ये सर्कल बड़ा करना पड़ेगा, कभी ये बड़ा हो जाएगा, छोटा करना पड़ेगा, इनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि वो हमारा गेम है प्रोपोर्शनैलिटी का इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वो बना रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करते हैं रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट्स। तो डीलिमिटेशन कमीशन बैठता है एक, वो डीलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता है कि कैसे कैसे सीट्स को डिवाइड करना है। तो डीलिमिटेशन, रीएडजस्टमेंट ऑफ जो हमारी क्या है सीट्स हैं बाय फॉलोइंग द डीलिमिटेशन कमीशन प्रोसेस। अभी तक 4 बार हुआ है। एक हुआ था 1962 में डीलिमिटेशन, उसके बाद हुआ था 1952 में, एक बार तो पहले इलेक्शन हुआ, पहली बार हुआ, फिर 1962 में, फिर 1971 में, 1972 में एंड 2002 में। आज तक 4 बार हमारा डीलिमिटेशन कमीशन बैठा है, 52, 62, 72 एंड 2002। उसके बाद नहीं बैठा है। क्यों करना पड़ता है? बिकॉज पॉपुलेशन चेंज होती है, तो हमें जो यूनियन है उसको जो हमने स्टेट्स में डिवाइड किया है, उस स्टेट का पॉपुलेशन चेंज होगा तो हमें कोई ना कोई सर्कल को चेंज करना पड़ेगा, या फिर उस सर्कल को ज्यादा सीट्स देनी पड़ेगी। मान लो पंजाब को आपने 10 सीट दी थी, यूपी को 20 दी थी, क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन 10 लाख थी और यूपी की 20 लाख थी, आपने डबल दे दी उसको। अब मान लो यूपी की पॉपुलेशन कितनी होगी है 30 लाख और पंजाब की होगी है 11 लाख, तो अब सेम सीट्स नहीं दे पाओगे जो पहले दी थी, अब चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि 11 लाख और 30 लाख है, तो आपको 11 के हिसाब से कितनी देनी पड़ेंगी 11 सीट्स, और 30 के हिसाब से देनी पड़ेंगी 30 के हिसाब से जो हमने दी है कितनी 30 सीट्स। तो अब 11 और 30 हो जाएगा, 10 और 20 नहीं होगा, बिकॉज पॉपुलेशन चेंज हो गई है। वो कैसे पता लगेगा? सेंसस जब होता है तो पॉपुलेशन का पता लगता है, तो उसके बाद आती है रीएडजस्टमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और यही जो डीलिमिटेशन कमीशन होता है ये रीएडजस्टमेंट करता है किसका? कॉन्स्टिट्यूएंसीज का और सीट्स का, बोथ एट द लेवल ऑफ स्टेट्स और एट द लेवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। और अब देखें, ये आता है डीलिमिटेशन कमीशन का आइडिया। और राज्यसभा के केस में भी क्या होता है, आपको जो सीट्स दे रहे हैं आप किसी भी राज्यसभा स्टेट को, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे देते हो। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन चेंज करेगी आपको सीट्स का नंबर भी चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, कम या ज्यादा डिपेंडिंग अपॉन द केस। अब हमने जो डीलिमिटेशन करनी थी, हमने क्या सोचा, हमने 2002 में डीलिमिटेशन कमीशन बैठाया, पर उससे पहले हमें एक चीज समझ में आ गई थी कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल में करना है। अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल में करना है तो ये तो नहीं बोलोगे आप जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी आपकी सीट्स बढ़ती रहेंगी, आप क्या होते रहोगे, ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव होते रहोगे या पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट होते रहोगे। तो एक तरफ तो पॉपुलेशन बढ़ाने से पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, एक तरफ आप उसे कम करना चाहते हैं, तो क्या किया जाए? तो हमने बोला आज के बाद पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स थोड़ी देर के लिए रोक देंगे ताकि पॉपुलेशन को स्टेबलाइज किया जा सके। तो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंस आपकी बढ़ रही है पॉपुलेशन से, और फिर हर स्टेट कोई भी स्टेट पॉपुलेशन पे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगी क्योंकि वो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट ज्यादा होना चाहती है। तो फिर हमने अमेंडमेंट्स की, एक अमेंडमेंट आई बड़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज अमेंडमेंट नंबर 42। उस 42 अमेंडमेंट 1976 में हमने बोला अब जो है हमारा 2000 में जो भी डीलिमिटेशन हो चुकी है वो अब नहीं होगी, कब तक? टिल द ईयर 2000। तो हमने जो 1976 में किया, हमने 52 का किया था ना, उसके बाद 62 का, फिर 72 का, फिर 2002 का। तो हमने 1772 मतलब 1971 के सेंसस के हिसाब से एडजस्टमेंट की, उसके बाद बोल दिया कि अब इसके बाद एडजस्टमेंट नहीं होगी, कब? अप टू 2000। तो हमने रोक दिया सारा काम 42nd अमेंडमेंट में कि भाई 1972 में जो भी एडजस्टमेंट हुई थी वही चलती रहेगी 1971 के सेंसस के हिसाब वाली टिल 2000। अब 2000 आ गया तो फिर अब चेंज करना पड़ेगा, या तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा या फिर उसे रोकना पड़ेगा। हमें रोकना था दोबारा क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं आ रही थी, तो हमने नेक्स्ट अमेंडमेंट की 84th अमेंडमेंट 2001।
इसमें बोला गया 2001 में कि भाई अब और रोकनी पड़ेगी, कब तक? जब तक हमारा सेंसस नहीं होता। कौन से वाला? 2006 अप टू 2026। उसके बाद जो सेंसस होगा उसके हिसाब से करेंगे। उसके बाद से सेंसस कब होगा? 31। तो 2031 तक हमने इसको क्या कर दिया? सीज कर दिया। पर हमने इस अमेंडमेंट में बोल दिया था कि भाई आपको नंबर ऑफ सीट्स नहीं चेंज करनी है बिटवीन द स्टेट्स, पर विद इन द स्टेट्स आप कर सकते हो कि आप अब स्टेट्स के बीच में पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स डिवाइड नहीं करोगे, पर विद इन द स्टेट्स तो ये इंश्योर कर दो कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो क्या हो? यूनिफॉर्म हो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो हमने यहां बोल दिया कि आप इंट्रा स्टेट रीएडजस्टमेंट कर सकते हो बेस्ड ऑन द सेंसस ऑफ 1991। 1991 के सेंसस के हिसाब से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि 2001 में आया था तो अभी 2001 का सेंसस नहीं आया था। फिर हमने दोबारा अमेंडमेंट की। दैट अमेंडमेंट वाज बेसिकली अ 87th अमेंडमेंट 2003। और उस अमेंडमेंट में बोला कि आप वो तो आपने बंद ही किया हुआ है, कौन सा? बिटवीन स्टेट्स वाला 2021-31 तक। विद इन स्टेट्स अब आप कर सकते हो विद अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001। तो हमने बिटवीन स्टेट्स तो रोक दी रीएडजस्टमेंट, कब से? 1971 के सेंसस के बाद से। 1972 में बोला कि आज के बाद इंटर स्टेट जो एडजस्टमेंट है वो नहीं होगी टिल 2000। उसके बाद बोला टिल 2031 26 या आफ्टर सेंसस आफ्टर 2026। वो 2031 ही हो गया है। बट हमने बोल दिया था कि भाई इंट्रा स्टेट कर सकते हो, वो आप करोगे 1991 के सेंसस से। इन 2002 में हमने बोला था, फिर 2003 में हमने बोला, 2001 में बोला था, फिर 2003 में बोला कि अब आप कर सकते हो इंट्रा स्टेट अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस। तो अब हमारा जो इंट्रा स्टेट हो रखी है एडजस्टमेंट वो 2001 के सेंसस से हुई है। इंटर स्टेट वाली आज भी 1971 के सेंसस से चल रही हैं, उसके बाद हमने चेंज नहीं किया है। आया समझ में? तो पेपर में आए तो हमारा जो बिटवीन स्टेट्स है वो आज भी कैसे चल रहा है? 1971 के सेंसस से। और विद इन स्टेट्स है ये चल रहा है 2001 के सेंसस से। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आया समझ में? तो ये रीएडजस्टमेंट होती है। और हमें ये भी पता है कि जो हमारी लोकसभा है इसमें रिजर्वेशन एससीज और एसटीज को मिलती है। इन लोकसभा देयर इज अ रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज, बट इन केस ऑफ राज्यसभा देयर इज नो प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्योंकि यहां पे रिजर्वेशन फॉर एससीज और एसटीज की है तो हमें उनके लिए भी सेंसस में डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा कि उनकी कितनी पॉपुलेशन है। उस पॉपुलेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे? उनको सीट्स देंगे, और उन सीट्स के हिसाब से हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखेंगे कहां पे पॉपुलेशन एससीज की ज्यादा कम है, वहां पे हम उनके लिए रिजर्व करेंगे। तो कहने का मतलब पहले तो हम एससी और एसटी की पॉपुलेशन देखेंगे, उन पॉपुलेशन के हिसाब से हम सीट्स देंगे, और फिर उस सीट्स के हिसाब से हम देखेंगे कौन कौन सी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनको सीट्स देनी चाहिए। तो रिजर्वेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज, और ये भी रिजर्वेशन ऑफ वही उसी के बेसिस पे चल रही है जो 84th अमेंडमेंट थी और 87 अमेंडमेंट थी। कौन से सेंसस के बेसिस पे आपको करनी है? नेशनल लेवल पे और बिटवीन स्टेट्स एंड इंट्रा स्टेट। इसमें आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है कि रिजर्वेशन ऑफ एससी और एसटी कैसे करते हैं। अब आता है कि ये हमारा लोकसभा है, और राज्यसभा में क्या है? हमारा कौन सा सिस्टम है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये नहीं भूलना है। इसमें आपको बता दूं, मान लो कोई स्टेट है एक्स, उसके कितने हैं? 100 एमएलए हैं, और उस स्टेट को कितनी मिली हुई राज्यसभा की सीट्स? उसको मिली हुई है। और राज्यसभा की कितनी सीट मिली है? मान लो 5 सीट्स जाती हैं राज्यसभा में। फिर ये 100 के 100 एमएलए वोट डालेंगे, और हम ट्राई करेंगे जब तक हर किसी एमएलए को कितनी सीट्स नहीं मिल जाती? 100/6, दैट इज 116 प्लस सीट्स नहीं मिल जाती। जब तक किसी को 16 प्लस सीट्स नहीं मिल जाती तब तक वो बंदा राज्यसभा का मेंबर नहीं बनेगा। तो सिंपल है, नंबर ऑफ, यहां पे वो नंबर ऑफ वोट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सीट्स प्लस 1, जो भी नंबर आएगा वो ये हो जाएगा। ये जो भी नंबर आएगा वो ये हो जाएगा। तो 16 प्लस आ जाएगा, इसके बेसिस पे होता है। अब आता है ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस। ये बेसिकली हमने बता दिया कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है। अब नेक्स्ट विल स्टार्ट विद ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस। अब ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस देखें। भाई लोकसभा, राज्यसभा
राज्यसभा का कोई टेन्योर होता है? आंसर इज नो। राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। लोकसभा का टेन्योर होता है सर 5 साल, फिक्स नहीं है, सही चलता रहा तो 5 साल, नहीं तो उससे पहले भी गिर सकती है, और बढ़ा भी सकते हैं 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो इन जनरल द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर्स, बट ये टेन्योर को हम बढ़ा भी सकते हैं ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, और ये पहले गिर भी सकती है लोकसभा, डिपेंडिंग अपॉन कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होती है या नहीं होती है। तो अनलाइक राज्यसभा, लोकसभा इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस चैम्बर, इट्स नॉर्मल टर्म इज फ्रॉम 5 ईयर्स। कब से? फ्रॉम द फर्स्ट सीटिंग ऑफ द हाउस, फ्रॉम फर्स्ट सीटिंग ऑफ द हाउस। लोकसभा के इलेक्शन हुए जब नई लोकसभा पहली बार बैठेगी, उस दिन से 5 साल गिने जाएंगे, ना कि इलेक्शन वाले दिन से। और उससे पहले लोकसभा गिर भी सकती है या उसको बढ़ाया भी जा सकता है। राज्यसभा में कोई टेन्योर नहीं है उसका, पर उसके मेंबर्स का टेन्योर है कितना? मेंबर्स का टेन्योर है कितना? 6 ईयर्स। तो राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर है 6 ईयर्स, और हमने ऐसा सिस्टम बनाया है कि हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर अपनी सीट खाली करते रहेंगे और 2 साल बाद इलेक्शन होते रहेंगे। तो हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, हमने जब राज्यसभा पहली बार बनाई तो हमने उसके मेंबर्स बांध दिए 1/3 1/1/3 1/3 करके। इनका टेन्योर रखा हमने 2 साल, इनका 4 साल, इनका 6 साल। पहली बार हमने लॉटरी डाली और बोला कि आप सभी राज्यसभा के मेंबर बन गए हो, आपका टेन्योर डिसाइड करते हैं लॉटरी के हिसाब से, किसको 2 साल, किसको 4 साल, किसको 6 साल का मिलेगा। अब मान लो ये राज्यसभा बन गई, अब 2 साल बाद ये क्या हो जाएंगे? रिटायर हो जाएंगे, इनके बेसिस पे नए बंदे आ जाएंगे। फिर अगले 2 साल बाद ये चले जाएंगे, इनके बेसिस पे ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। अगले 2 साल बाद ये चले जाएंगे, इनके बेसिस पे नए आ जाएंगे। और इतने में जो हमने यहां डाले थे बंदे, वो 2 साल बाद इनकी बारी आ जाएगी और उनके बेसिस पे नए चले जाएंगे। वैसे अगली बार ये आ जाएंगे, वो चले जाएंगे। तो हमने साइकिल बना दिया स्टार्टिंग में, साइकिल को फिक्स करके। वो हमने लॉटरी के बेसिस पे किया था कि भाई अब तुम डिसाइड कर लो, क्योंकि हम चाहते हैं कि राज्यसभा में टाइम बाय टाइम नए नए मेंबर्स आते रहें, क्योंकि कॉन्टिन्यूस हाउस है, तो हम ट्राई कर लेते हैं ऐसे। तो राज्यसभा में हमने ये चीज सेट कर ली, उसके इलेक्शन करवा दिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये हमने राज्यसभा का ड्यूरेशन रखा है। अब आता है मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। ये आता है नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। ये टॉपिक करने बड़े इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या ड्यूरेशन होता है, कैसे होता है। तो अगर कल को पूछ लेते हैं कि इन केस ऑफ लोकसभा उनमें टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज नहीं है, वहां पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आंसर क्या हो जाएगा? गलत। इन राज्यसभा इट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, नॉट टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। राज्यसभा की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बनती, आपकी लोकसभा की भी बनती है, आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की अलग होती है और लोकसभा की अलग होती है। वो थोड़ी बड़ी होती है तो उसमें बहुत सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी आ जाती है। जैसे पंजाब के इलेक्शन हो रहे हैं तो उसकी क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और पंजाब में लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि पंजाब की सीट्स इन लोकसभा कम है, मान लो 10 के अराउंड है, 13 है, पर पंजाब की असेंबली की सीट कितनी है? वो 70 के अराउंड है। तो वैसे ही हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी को अलग अलग मार्क किया हुआ है, लेजिस्लेटिव वाली या फिर लोकसभा वाली। अब आता है मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। भाई कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए उसके लिए? ऐसे तो ना कि हर बंदा क्या बन जाएगा? मेंबर बन जाएगा। तो मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, तो इसमें आती हैं कुछ क्वालिफिकेशंस और कुछ डिसक्वालिफिकेशंस। अगर इस आपको इस लेक्चर में वो समझ में नहीं आया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो कि बहुत चांसेस ना आए, एक दो बार उसको रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। नहीं तो दोबारा मैसेज डाल देना, मैं उसको दोबारा करवा दूंगा, नहीं तो मैसेज आपके जो कमेंट सेक्शन है उसमें बता दें, हम उसको वहीं पे आपको एड्रेस कर देंगे। इतनी बड़ी चीज है नहीं है ये। अब आती है क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, बोथ मेंबर्स ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। तो एक तो क्वालिफिकेशन सिंपल है सर, जो संविधान में लिखी है। तो कौन कौन सी क्वालिफिकेशन संविधान में लिखे हैं, कौन कौन सी डिसक्वालिफिकेशन संविधान में लिखी है, और कौन कौन सी पार्लियामेंट ने लॉ से बनाई है, ये आपको ध्यान में रखनी है। तो पहली तो सिंपल है सर, इंसान क्या होना चाहिए? अ मेंबर शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। द फर्स्ट कंडीशन इज वेरी सिंपल, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो लोकसभा का बनना है तो कितना होता है? सिटीजन ऑफ इंडिया। लोकसभा का मेंबर बनना है तो कितना चाहिए होती है एज? एज शुड बी 25 ईयर्स फॉर लोकसभा एंड एज शुड बी 30 ईयर्स फॉर राज्यसभा। और वैसे आपको वैसे तो पता ही है, इसमें नहीं लिखा हुआ है, 21 ईयर्स फॉर लोकल लेवल जो गवर्नमेंट है, ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडीज, ये वैसे बता दिया हमने सेपरेट। अब आता है कि जब कोई बंदा
बनना जा रहा होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उसे एक ओथ लेनी पड़ेगी, सब्सक्राइब करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड फॉर दैट पर्पस। जब आप अपनी नॉमिनेशन भरते हैं तो आप पहले ओथ लेते हैं इन टर्म्स ऑफ, मान लो डीसी के पास पावर है कि आप उसके सामने जाके आप अपना नॉमिनेशन भरेंगे, तो ओथ भी लेते हैं। तो ओथ ही मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्मेशन, और ये सारी चीजें होनी चाहिए। और वो पूरी की पूरी जो ओथ है वो किसमें लिखी हुई है? थर्ड शेड्यूल में कहानी लिखी है कि मैं ऐसा 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 ध्यान में रखते हुए कर रहा हूं, ये चीजों का पालन करूंगा, वो ओथ में लिखा हुआ है। वो ओथ क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं कि कौन सी ओथ लेता है। एक तो ओथ ली जाती है जब तुम्हें इलेक्शन लड़ने होते हैं नॉमिनेशन के टाइम पे। एक आप जीत के कहां लेते हैं ओथ? जब आप पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं, स्पीकर के सामने लेते हैं। मान लो आप क्या है, लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, आप कहां पहुंचे हैं? हाउस ऑफ पीपल में, लोकसभा में, तो आप स्पीकर के सामने ओथ लेंगे। वो ओथ अलग है, एक ओथ है इलेक्शन लड़ने से पहले वाली ओथ। दोनों में फर्क है, ये ध्यान रखना है। ये ओथ थर्ड शेड्यूल में मेंशन्ड है। और उसके पास ये एज है, सिटीजन है और ओथ है, और सारी और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस जो पार्लियामेंट बाय लॉ बना सकता है। तो हमने ये 3 क्वालिफिकेशन लिख दी, और बाकी जो पार्लियामेंट बाय लॉ बनाएगा उसने लिखी होंगी। तो पार्लियामेंट बाय लॉ ने बहुत सारी क्वालिफिकेशंस लिखी हैं। जैसे एक क्या लिखी है कि ही मस्ट बी एन रजिस्टर्ड इलेक्टर, मतलब आपको अगर लोकसभा का इलेक्शन लड़ना है तो आप रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए, इलेक्टर होने चाहिए। कहीं भी राज्यसभा का लड़ना है तो पहले था जहां से राज्यसभा के इलेक्शन लड़ रहे हो जिस स्टेट से, वहीं के होने चाहिए, अब है कहीं भी। तो एक क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट लॉ से बनाई है वो ये है कि आप वोटर होने चाहिए, इलेक्टर होने चाहिए किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फॉर द पर्पस ऑफ लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। पहले राज्यसभा के केस में कंडीशन थी कि आप उसी स्टेट के इलेक्टर होने चाहिए हो जहां से आप इलेक्शन लड़ रहे हो राज्यसभा के। अब ये कंडीशन हमने डिलीट कर दी है, अब ऐसा नहीं है। इन 2016 2006 सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज अपहेल्ड कर दी थी, आप कहीं से भी लड़ सकते हो। और अगर तुम एससी और एसटी के रिजर्वेशन ले रहे हो तो आप उसके मेंबर होने जरूरी हो। और एक होता है कि अगर आप एससी और एसटी के रिजर्वेशन लेना चाह रहे हो तो आप उसके मेंबर होने जरूरी हो। अब आता है डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन सी मेंशन है संविधान में। ये क्वालिफिकेशन तो संविधान में मेंशन है, बाकी और हमने आपको बता दी क्वालिफिकेशन एससी एसटी के लिए और इन टर्म्स ऑफ इलेक्टर। अब आती है कुछ सर्टेन डिस्क्वालिफिकेशन जो संविधान में मेंशन है, और कुछ डिस्क्वालिफिकेशन जो इन जनरल पार्लियामेंट ने लॉ बना के लिखी है, जिसकी पावर कहां से आती है पार्लियामेंट के पास? संविधान से ही आती है। तो पहली डिस्क्वालिफिकेशन है जो हम पढ़नी है वो है, पहली डिस्क्वालिफिकेशन इज द पर्सन शुड नॉट बी अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। आपका दिवालिया नहीं लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई आप पे बैंकरप्सी है, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, ये बंदा नहीं होना चाहिए। पर्सन इज अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। एक है उसे कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? एक तो वो ऑफिस होना चाहिए, वहां से कोई प्रॉफिट आना चाहिए, चाहे फाइनेंशियल चाहे नॉन फाइनेंशियल, और जो ऑफिस गवर्नमेंट का ऑफिस होना चाहिए। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड कर रहे हैं और वहां से प्रॉफिट ले रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल चाहे नॉन फाइनेंशियल, दैट विल बी कंसीडर्ड एज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगर आप वो होल्ड कर रहे हैं तो आप एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकते। एक होता है कि ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, और ये चीज कोर्ट बोले, ऐसा नहीं कि आप अनसाउंड माइंड के हैं ये कोई और बोल दे। ऐसे तो सारे ही क्या अनसाउंड माइंड के हैं, पर ये कौन बोलेगा? द स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। ये अनसाउंड माइंड का कंडीशन है। एक है कि ही इज इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया और ही हैज वॉलंटरी एक्वायर्ड अ सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। सिटीजन ऑफ इंडिया है नहीं है वो, और या फिर उसने क्या है, इंडिया का सिटीजन है और बाहर के किसी फॉरेन की सिटीजन एक्वायर कर ली है, एक्वायर्ड एनी अदर सिटीजनशिप। तो या तो आप इंडिया के सिटीजन नहीं है, अगर हैं तो उसके होते हुए अगर आपने किसी और की एक्वायर कर लिया तब भी आप भी क्या हैं? डिस्क्वालिफाइड हैं। और वैसे एक और कंडीशन है बड़ी इंपॉर्टेंट, इफ ही इज सो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लॉ बनाया ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वहां पे लिखा हुआ है कि किन किन और ग्राउंड्स पे तुम डिस्क्वालीफाई हो सकते हो। जैसे राज्यसभा में, सॉरी, जैसे राहुल गांधी जी हुए थे लोकसभा से डिस्क्वालीफाई, बाद में बात अलग हो गई थी, पर पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए लॉ में भी लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन। पर ये 4 केसेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं,
ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट और सिटीजनशिप, और पांचवा है माय लॉ। अब लॉ के अंदर कौन कौन से ग्राउंड्स लिखे हुए हैं डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, इसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम करेंगे चीजें इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो हम और देख लेते हैं कि लॉ में क्या क्या लिखा हुआ है। तो बाय लॉ, पार्लियामेंट बाय लॉ में क्या लिखा है कि कौन कौन से ग्राउंड्स पे, जैसे आप देखेंगे अगर आपको कन्विक्शन हो जाती है किसमें, जिसका 2+ ईयर्स क्या है, टर्म है, तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अगर आपने किसी एनिमिटी फैलाई है किसके अगेंस्ट, बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, रिलीजन, तो भी क्या हो जाएंगे आप, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। वैसे ही इफ आपने क्या किया है, इलेक्शन एक्सपेंस के बारे में नहीं बताया, जो आपने इलेक्शन किया है, इलेक्शन एक्सपेंस के बारे में नहीं बताया है किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तब भी आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एंड इफ ही मस्ट हैव फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्टोरल ऑफेंसेस, और एक और होते हैं कौन से, करप्ट प्रैक्टिसेस, ये लिखी हुई है कहां पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। अगर आप इसके अंदर आते हैं तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। या मान लो आपको, आपने कभी गवर्नमेंट सर्विस में थे आप, और आपने कौन सी चीज कर ली है, कोई ब्राइबरी में पहले करप्ट या करप्शन या ब्राइबरी में पकड़े गए हैं पहले गवर्नमेंट सर्विस में, तो क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। अगर आपने कभी पहले अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की है, डाउरी की है, तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई। तो इन सारी कंडीशंस को पार्लियामेंट में लॉ बना के लिखा हुआ है, डॉरी, सती, अनटचेबिलिटी के में आप अगर पकड़े गए हैं तो। और मान लो आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट का कम से कम 25% शेयर है, आप उस कॉर्पोरेशन में अपना इंटरेस्ट है उसका, आप उसके मेंबर हैं, या उसमें आप डायरेक्टर हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और अगर आप मान लो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, और यू आर इंटरेस्टेड इन दैट प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट कंट्रैक्ट, तो अब वो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और मान लो आपको 2 साल की कन्विक्शन होगी, तो आप क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इन सारे ग्राउंड्स पे 2+ ईयर का कन्विक्शन है, एनिमिटी बिटवीन कम्युनिटीज है, इलेक्शन एक्सपेंडिचर आपने बताया नहीं है, करप्शन ब्राइबरी में पहले पकड़े गए हैं, अनटचेबिलिटी, डॉरी और सती प्रैक्टिस की है, या कोई गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो किसी गवर्नमेंट कंट्रैक्ट में, तो आप क्या डिस्क्वालीफाई हैं। जो गवर्नमेंट का शेयर है जिसमें 25% से ज्यादा, वहां पे आप क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर में, उसकी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, तो यहां सारे क्या हो जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो दीज आर द ग्राउंड्स दैट हैव बीन मेंशन्ड बाय द पार्लियामेंट बाय मेकिंग अ लॉ। जो बाकी इंपॉर्टेंट पेपर में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से ग्राउंड मेंशन, तो ये 4 ग्राउंड बड़े इंपॉर्टेंट है फॉर डिस्क्वालिफिकेशन एंड फॉर क्वालिफिकेशन। दीज 3 ग्राउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको नहीं भूलने हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। फिर पार्लियामेंट को हम आगे 1-2 लेक्चर और लगेंगे, नेक्स्ट वाला और उससे नेक्स्ट वाला, फिर हमारा पार्लियामेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। थैंक यू सो मच।